कन्नौज केस में पीड़िता के साथ रेप की बात सामने आई है। पीड़िता ने अपने बयान में यही कहा है। इसी के बाद केस में रेप की धारा को बढ़ा दिया गया है। अब आरोपी नवाब सिंह का डीएनए टेस्ट भी होगा। उत्कर्ष, इस मामले में क्या अपडेट है आपके पास आज? देखिए, कई सारे अपडेट इस मामले में लगातार हैं। जैसा आपने भी बताया वरुण सबसे शुरू में कि इस पूरे मामले में जो डीएनए टेस्ट होना है वो तक हमको दिखाई देगा। इसके अलावा कन्नौज केस मामले में जो सबसे बड़ी बात है निकलकर जो आज सामने आ रही है वरुण, वो ये है कि किस तरीके से जो आरोपी नवाब सिंह है, और वही जो बिल्कुल आपने कहा कि वो अब मुसीबत में और ज्यादा फंसता नजर आ रहा है। कल तक जब हम इस पूरे मामले में जानकारी ले रहे थे या जब तक हम इस मामले में बातचीत कर रहे थे, तब तक हमने कहा था कि नवाब सिंह पर रेप की कोशिश का मुकदमा है। लेकिन अब हालात एकदम से बदल गए हैं और जो चीजें हैं या जो तथ्य हैं वो कुछ ऐसे हैं वरुण कि नवाब सिंह पर अब रेप केस का मुकदमा दर्ज होगा। जो जानकारी सूत्रों के जरिए मिली है वो ये कि इस पूरे मामले में जो पीड़िता है उसने मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दिया था, पुलिस ने उस बयान को आधार बनाया है। हालांकि देखिए, पहले जो दंड संहिताएं होती थी या जो धाराएं होती थी उसमें हम जरूर कहते थे कि 164 के तहत जो बयान दिया गया है वो अलग होता है। लेकिन 16 अगस्त को इस मामले की सुनवाई होनी है, यानी कल की एक रात है आप मान लीजिए, और परसों इस मामले में कोर्ट जो है वो अब कोई फैसला या कोई फैसला तो नहीं, माफ कीजिएगा, लेकिन रिमांड को लेकर किसी तरीके का आदेश दे सकता है कि पुलिस को रिमांड मिलेगी। अभी तक नवाब सिंह जो है वो न्यायिक रिमांड पर है। तो दो बातें जो आज सबसे महत्वपूर्ण है आज का जो अपडेट है, नंबर एक कि नवाब सिंह पर अब रेप का केस चलेगा, और दूसरी बात ये कि पुलिस सूत्रों के जरिए, और ये पूरी बात सूत्रों के जरिए है वरुण जो मुझे पता चली है, वो ये कि पुलिस सूत्रों के अनुसार पुलिस नवाब सिंह की जुडिशियल कस्टडी के बजाय, न्यायिक हिरासत के बजाय पुलिस हिरासत मांगेगी, पुलिस कस्टडी मांगेगी ताकि उससे पूछताछ हो सके। और कई और सारे जो पुलिस को एक तरीके से सबूत चाहिए, साक्ष्य चाहिए, जो चीजों का मिलान करना हो, जो बातें हैं, जो गवाही आई हुई है मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता की, उन तमाम चीजों पर मिलान किया जा सके। उत्कर्ष, ये जो कन्नौज केस है, इस केस के आरोपी नवाब सिंह यादव की तस्वीरें समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ दिखाई दी थी। अब पीड़िता की बुआ की जो तस्वीरें हैं वो बीजेपी नेताओं के साथ दिखी हैं। इसी को लेकर सियासी तकरार भी हो रही है। मैं उत्कर्ष आपसे जानना चाहता हूं कि लखनऊ का माहौल क्या है इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल सही तरीके से आपने लखनऊ का माहौल पूछा है। इसका अर्थ बहुत साफ है कि पार्टियों में क्या चल रहा है, जो राजनीतिक दल है उनके मुख्यालय लखनऊ में है, उनमें क्या चल रहा है। और एक तरीके से इस पूरे मामले में जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है कि हो सकता है कि हमारे कई दर्शकों को लगे कि ऐसा शब्द है जो हम बार बार कहते हैं, लेकिन सच में ये शुरू हो गया है। और जैसा आपने कहा वही बात कि कल तक भारतीय जनता पार्टी, हमने वो चर्चा भी की थी कि कैसे दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रही है कि जो नवाब सिंह है उसका जो एक तरीके से लिंक है वो समाजवादी पार्टी के साथ है। वो 5 साल पुरानी चिट्ठी अगर समाजवादी पार्टी निष्कासन की जारी करती है तो भारतीय जनता पार्टी पिछले ही महीने अखिलेश यादव की लिखी हुई चिट्ठी ले आती है। लेकिन अब इस पूरे मामले में जो पीड़िता की बुआ है उसकी तस्वीरें, हालांकि मैं वापस कहूंगा क्योंकि रेप का केस इस मामले में लगा है, तो पीड़िता की बुआ की जो तस्वीरें हैं वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उस तरीके से ना दिखाएं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के और कन्नौज के नेताओं के साथ, और मैं नेताओं के नाम ले दूं तो सुब्रत पाठक जो कि कन्नौज से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे, और असीम अरुण जो कि वर्तमान में राज्य सरकार में मंत्री हैं और वो कन्नौज से चुनाव लड़ते हैं, उनके साथ सामने आई है। इसके अलावा जो बीजेपी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष है नेहा त्रिपाठी, दिल्ली बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी, इनके साथ भी पीड़िता की बुआ की कुछ सेल्फी देखी गई है। और समाजवादी पार्टी ने, अब जैसा आपने पूछा लखनऊ में क्या चल रहा है, समाजवादी पार्टी ने इन तस्वीरों को सामने लाते हुए, सार्वजनिक करते हुए कहा है कि जो पीड़िता की बुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है, और समाजवादी पार्टी अब इस मामले में कह रही है कि इसी कारण से ये जो तस्वीरें ये बता रही है कि पीड़िता की बुआ ने और पीड़िता ने मिलकर जो एक तरीके से अंदर खाने से, देखिए समाजवादी पार्टी के किसी बड़े नेता ने ये नहीं कहा, लेकिन एक बात जो कही जा रही वो ये कि कहीं ना कहीं पीड़िता की बुआ जिसकी तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ है, एक प्लान के तहत, एक साजिश के तहत नवाब सिंह यादव को इस मामले में फंसाया गया और समाजवादी पार्टी को उपचुनावों से पहले डेंट पहुंचाया जा सके। इस तरीके की बात लखनऊ और कन्नौज से लेकर लखनऊ तक के जो जितने समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो अंदर खाने जरूर कह रहे हैं। और हो सकता है कि इस तर्क के आधार पर हमको कुछ दिनों में या अगले कुछ घंटों में समाजवादी पार्टी की ऑफिशियल प्रतिक्रिया, एक आधिकारिक प्रतिक्रिया और एक रणनीति इस मामले पर दिखाई दे।
लेकिन उत्कर्ष, किसी के साथ तस्वीर होना मतलब कोई जुड़ाव तो नहीं हो सकता। नेताओं के साथ तो तमाम लोग रोजाना तस्वीरें खिंचाते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और चूंकि तस्वीरें होना जुड़ाव नहीं हो सकता, तो अब देखिए आपके सवाल में फिर समाजवादी पार्टी को अब तक हम कह रहे थे कि उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी भी तो यही तर्क दे रही थी शुरू से कि अगर आप तस्वीरों के आधार पर बोल रहे हैं कि वो हमारा कार्यकर्ता है, तो सिर्फ तस्वीरों से आप कैसे कार्यकर्ता कह सकते हैं। अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़े थे, कई लोग उनके पास जाते थे, राज्य के सूबे के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो और लोग जाते थे। तो तस्वीरों के आधार पर तो भारतीय जनता पार्टी को भी ये आधार नहीं मिलता जो समाजवादी पार्टी का पक्ष है। ये मैं नहीं कह रहा, मैं उस तर्क को बता रहा हूँ जो समाजवादी पार्टी कह रही है कि अगर तस्वीरों की बिना पर आरोप सही नहीं है, तो तस्वीरों की बिना पर ही समाजवादी पार्टी के कई नेता दबे स्वर में इस बात को कहते हैं, या अनऑफिशियल इस बात को कहते हैं कि अयोध्या से लेकर कन्नौज तक के मामलों में आपने कहा पार्टी की सदस्यता का कोई चिट्ठी जारी कर दी हो, पार्टी ने कोई जिम्मेदारी दी हो, पार्टी के लेटर हेड पर उस व्यक्ति को कोई जिम्मेदारी मिली हो, पद दिया गया हो, ऐसी कोई चिट्ठी सार्वजनिक नहीं की, आपने तस्वीरें ही सार्वजनिक की है। और इसी कारण से दोनों पार्टियों के बीच में, और इस मामले में एक चीज देखिए वरुण, जो मुझे समाजवादी पार्टी सोर्सेस के जरिए पता चला है कि बहुत जल्दी ये हो सकता है कि समाजवादी पार्टी आपराधिक गतिविधियों से जुड़ाव रखने वालों से सीधा पल्ला झाड़ती हमको दिखाई दे। हो सकता है बहुत जल्दी समाजवादी पार्टी की तरफ से एक स्टैंड साफ हो जाए कि जो लोग आपराधिक गतिविधियों में हैं उनका समाजवादी पार्टी से कोई जुड़ाव नहीं है, और अगर ऐसे लोग पार्टी में हैं तो वो पार्टी छोड़ दें, वरना पार्टी उनको हटाने की प्रक्रिया शुरू कर देगी। उपचुनावों को देखते हुए दोनों ही पार्टी छवि को लेकर, और कन्नौज के मामले में, क्योंकि इस पूरे मामले में जो चिट्ठियां हैं, देखिए अयोध्या के मामले से कन्नौज कैसे अलग है वरुण। अयोध्या में पुलिस ने कार्रवाई की, पीड़ित लड़की और उसके परिवार ने एफआईआर कराई, गिरफ्तारी होने के बाद पहली बार उसकी जानकारी दी गई थी। यहाँ गिरफ्तारी होते ही जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सोशल मीडिया से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली तक कर दी हो, इसीलिए सपा भी इस मामले में उतने ही राजनीतिक तरीके से पलटवार कर रही है, भाजपा के नेताओं को घेर रही है। और आप यूं कह लीजिए कि तस्वीरों का जवाब तस्वीरों से दिया जा रहा है, और इसलिए खोज खोज कर ऐसा लग रहा है कि इस वक्त हर एक की सोशल मीडिया प्रोफाइल खंगाली जा रही है, खोजी जा रही है, और वो तस्वीरें जैसे ही मिल जाए उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया जा रहा है। उत्कर्ष, मेरे को ऐसा ध्यान आता है कि जिस साल अखिलेश यादव पहली मर्तबा सीएम बने थे, उस साल एक आर्टिकल आया था जिसमें ये बताया गया था कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी से जितने भी ऐसे लोग थे जिनका आपराधिक इतिहास था उनको निकाल दिया गया। वो फहरिस्त बहुत लंबी थी। ऐसे तमाम लोगों से समाजवादी पार्टी ने किनारा कर लिया, चाहे वो डीपी यादव थे, चाहे वो गुड्डू पंडित थे, चाहे और तमाम नेता थे। उस तरीके के जितने भी नेता थे उनसे समाजवादी पार्टी ने दूरी बना ली थी। अब क्या समाजवादी पार्टी एक बार फिर ऐसा ही करना चाह रही है या करती दिख रही है जैसा आपने अभी बताया? बिल्कुल, तैयारी कुछ ऐसी ही है, और आपने जो कहा बिल्कुल सही, वो फेहरिस्त में सबसे बड़ा नाम डीपी यादव का शामिल था, आपने बिल्कुल सही कहा है। लेकिन उससे बड़ी बात वरुण ये है कि उसके बाद ही आप याद करिए कि अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते ही हमने देखा था कि अफजाल अंसारी, जो कि अभी समाजवादी पार्टी से सांसद है, और उनके भाई मुख्तार अंसारी तो नहीं, लेकिन अफजाल अंसारी और सबकतुल्ला अंसारी की एक पार्टी होती थी, अपना दल होता था, संगठन होता था, कौमी एकता दल, उसका विलय हुआ था समाजवादी पार्टी में। और उसके बाद से समाजवादी पार्टी के भीतर एक नाराजगी की जो खबरें थी, और वो एक अपने आप में इतिहास है। लेकिन हाँ, कोशिश वही है कि पार्टी की छवि को वापस उस तरीके से तैयार किया जाए कि जितने भी ये तथाकथित बाहुबली, जितने भी ये तथाकथित दबंग किस्म के, या बाहुबल जिनके पास बहुत ज्यादा होता है, जिनका आपराधिक इतिहास है, इस तरीके की छवि के लोग हैं, पार्टी उनसे किनारा करे, ये साफ तौर पर दिखाए कि पार्टी उनसे कोई सीधा संबंध नहीं रखती। लेकिन मैं वापस कह रहा हूँ, इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत में जो राजनीति चल रही है वो तस्वीरों की राजनीति है वरुण। आप वर्तमान को या भविष्य को साफ करने के लिए वर्तमान में कोई कदम उठा सकते हैं, लेकिन आप अपने भूत से या अपने भूतकाल से कैसे पीछे छुड़ाएंगे, आप इतिहास कैसे बदल देंगे? तो जो तस्वीरों में दर्ज हो गया, जो चिट्ठियां लिखी जा चुकी है, वो नहीं बदली जा सकती। ठीक है उत्कर्ष, खबर पे वापस लौटते हैं। डीएनए टेस्ट जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, क्या डीएनए सैंपल नवाब सिंह यादव का अभी लिया जा चुका है? नहीं, नवाब सिंह यादव के जो डीएनए सैंपल हैं प्राइमा फेसी, उसके लिए तो देखिए दो चीजें इसमें होती है जो हमको समझना बहुत जरूरी है। एक होता है कि आपने सैंपल ले लिया, और दूसरा सैंपल का जो एक कलेक्शन है, जो एक सहमति के साथ होता है। तो इसीलिए नवाब सिंह यादव का डीएनए टेस्ट होगा, ये हमारे सोर्सेज जरूर हमको बता रहे हैं। लेकिन वो सैंपल एक मेडिकल जांच के बाद ही लिया जाता है, क्योंकि उसमें 3 तरीके के सैंपल होते हैं वरुण। और इसमें आपको एक बात बता दूं कि नवाब सिंह के खिलाफ जो डीएनए सैंपल होना है, उसमें जो ब्लड सैंपल लिया जाना है वो ऐसी अवस्था में कि एक बार मेडिकल हो जाए,
उस वक्त खून में कोई और एक ऐसी चीज ना निकले या किसी तरीके का किसी भी तरीके का कोई असर जो कि उस सैंपलिंग में या उस पूरे के पूरे रिजल्ट पर किसी तरीके का परिणाम डाल सके, उसको ध्यान रखते हुए। लेकिन ये माना जा रहा है कि आप ये मानकर चलिए कि 24 घंटे के भीतर जब हम ये बात कर रहे हैं तब ये डीएनए सैंपल जो है, क्योंकि 3 तरीके के सैंपल जो हमने अयोध्या के मामले पर देखा था कि लिए गए थे, हो सकता है उसी तरीके से 3 तरीके के सैंपल, यानी कि नाखूनों से जो सैंपल लिए जाते हैं जो कि स्किन सैंपल माने जाते हैं, बाल का सैंपल, और उसके बाद जो तीसरा सैंपल होता है वो खून का सैंपल ये लिया जाएगा। लेकिन इस मामले में एक चीज और है, सिर्फ नवाब सिंह के डीएनए सैंपल से बात नहीं बनेगी, हमको ये भी देखना होगा कि पीड़िता का जो सैंपल है वरुण, वो कब पुलिस लेती है, उसके बारे में अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं मिली है। उत्कर्ष, ये जो नवाब सिंह यादव हैं, इनका सियासी सफर बहुत दिलचस्प रहा है। समाजवादी पार्टी में रहे, फिर समाजवादी पार्टी ने उन्हें खुद से अलग कर दिया। ये जो नवाब सिंह यादव हैं, इनके सियासी सफर के बारे में आप बताएं। एक लाइन जो कि हमने आज अमर उजाला पर ही रिपोर्ट भी की है, और वो लाइन बड़ी दिलचस्प है। पहलवानी के रास्ते ये राजनीति के अखाड़े में आए, और अब राजनीति के अखाड़े से इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जेल की सलाखों के पीछे तक का एक ये सफर हो गया है। कन्नौज में एक छोटा सा गांव है अड़ंगापुर, और अड़ंगापुर से नवाब सिंह का मूल रूप से जुड़ाव है। वहां पर वहां के अखाड़ों में नवाब सिंह यादव एक वक्त में, जो बताया जा रहा है कि पहलवानी किया करता था। जब वो पहलवानी किया तो पहलवानी में जैसा अक्सर होता है, और आप भी उत्तर प्रदेश से राब्ता रखते हैं, आपको ये बात पता है कि जब आप दंगलों में, इस तरीके की कुश्तियों में या पहलवानी में जीतने लगते हैं तो फिर उससे एक चीज दिखाई देती है कि बहुत जल्दी आपकी पहचान बन जाती है। नवाब सिंह यादव की जब वो पहचान बनने लगी, जब वो अखाड़ों में, कुश्तियों में, तमाम जगहों पर दिखाई देने लगे, तो उसके बाद वो छात्र राजनीति में पहुंच गया। छात्र राजनीति में पहुंचने के बाद नवाब सिंह यादव बहुत जल्दी एक चर्चित चेहरा बन गया, और वहां से उसने सियासत में एंट्री कर दी। और कन्नौज, जैसा हम कुछ दिन पहले बात भी कर रहे थे कि वो समाजवादी पार्टी का एक गढ़ है, समाजवादी पार्टी का वो एक ऐसा इलाका है जहां पर समाजवादी पार्टी कभी हारती नहीं है, या वो वहां पर काफी मजबूत रहती है। तो ऐसे में जब आप कन्नौज में राजनीति करते हैं तो स्वाभाविक है कि आपका समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ाव हो जाए। और वही उसी वक्त की वो तस्वीरें हैं जब नवाब सिंह यादव समाजवादी पार्टी से जुड़े, और उसके बाद समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव के साथ वो तस्वीरें उनकी दिखाई देती है, डिंपल यादव के साथ दिखाई देती है। जो एक आम चर्चा है कि अखिलेश यादव के चुनावों को उन्होंने संभाला, और उसके बाद वो कैसे डिंपल यादव के चुनाव को संभालने के लिए गए, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाई डिंपल यादव, और उसके बाद से चीजें बिगड़ी हैं, जो वहां के लोग कहते हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के कन्नौज के नेताओं का एक आरोप है कि नवाब सिंह यादव जब राजनीति में आए थे, खासतौर पर जब समाजवादी पार्टी की तरफ से वो जिम्मेदारी संभाल रहे थे चुनाव लड़ाने की, समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े परिवार से सीधा जुड़े हुए, तब राजनीतिक रसूख काफी ज्यादा था। पिछले 5 सालों में काफी कम हुआ, और इसीलिए कई लोगों का ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ जो नवाब सिंह यादव की कुछ एक तस्वीरें या दोस्ती की बात कही जा रही है, वो अपने उस खोए राजनीतिक रसूख को पाने के लिए भाजपा के कुछ नेताओं के संपर्क में भी था। लेकिन उसका कितना फायदा नुकसान हुआ सियासत में वो तो नहीं पता। एक आपराधिक दिक्कत जो है नवाब सिंह यादव के लिए, वो वरुण जरूर शुरू हो गई। ठीक है, इस मामले में उत्कर्ष, पीड़िता के माता पिता के बयान भी सामने आ चुके हैं। अपने बयानों में पीड़िता के माता पिता ने क्या कहा, मैं चाहता हूं एक बार वो आप दर्शकों को बताएं। देखिए, पीड़िता के माता पिता के बयान सामने आए हैं, और एक पूरी विस्तृत रिपोर्ट, मतलब वो जो बयान है उनकी विस्तृत रिपोर्ट हमने अमर उजाला उत्तर प्रदेश में अपने दर्शकों के लिए रखी भी है। लेकिन इसमें एक बात जो बेहद महत्वपूर्ण है वो ये है कि आप उससे पहले 2 और बयानों का मैं जिक्र करना चाहूंगा वरुण। वो है जब पीड़िता के दादा दादी के बयान आए थे, और वहां से समाजवादी पार्टी ने एक तरीके से आप यूं कह लीजिए कि इस पूरे मामले को कहा था कि वो देखिए वो इम्प्लांट मामला है। उसके बाद अब जब आज मेडिकल से लेकर जो नई गवाही हुई है उसको लेकर माता पिता से बात की गई, माता पिता से कहा गया, और उसके बाद उन्होंने सबसे पहले तो लड़की की उम्र को लेकर जो बयान है पीड़िता के माता पिता ने वो दिया है। लड़की की उम्र के बाद जो दूसरा बयान पीड़िता के माता पिता की ओर से आया है, वो इस बारे में जो जांच चल रही है उसको लेकर आया है। कुछ एक बातें हैं जो कि मुझे, मेरी जानकारी में है कि उन्होंने और कही है, लेकिन इस वक्त उन बातों को मैं इसलिए भी कोट नहीं कर रहा क्योंकि उसमें से कुछ बातों को ये बताया जा रहा है कि पुलिस अपनी केस डायरी का हिस्सा बनाने जा रही है, और इसीलिए मैं उस पूरे के पूरे बयान को कोट नहीं कर रहा। लेकिन मैं जिस बयान के बारे में जिक्र जरूर करना चाहता हूँ वो इस मामले में क्या कुछ हुआ। पीड़िता के पिता ने बताया कि उन्होंने अपनी बहन यानी पीड़िता की बुआ पर भरोसा करके
उस लड़की को भेजा था और पीड़िता की बुआ ने भरोसा दिलाया था कि लड़की को काम दे दिया जाएगा। नौकरी वाली जो पूरी इस मामले में एफआईआर में भी हमको जिक्र मिलता है कहानी का कि नौकरी देने के बहाने नवाब सिंह ने जो पीड़िता को बुलाया था। इस बयान की या इस कहानी की उस आरोप की पुष्टि पीड़िता के पिता करते नजर आ रहे हैं, जब वो ये कह रहे हैं कि हमने अपनी बहन को जिम्मेदारी दी थी। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि कुछ एक तथ्य ऐसे हैं, उम्र की बात जो है उसमें पीड़िता के माता पिता ने ये कहा कि कई जगहों पर, और आप भी जानते होंगे 15 साल 16 साल कई सारे उम्र को लेकर बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि पीड़िता 14 साल की है, नाबालिग है और 15 साल अधिकतर जगहों पर उसकी उम्र बताई जा रही थी। और इसीलिए पीड़िता के जो माता पिता हैं वो उनका लगातार कहना है कि पीड़िता की बुआ के भरोसे पर वो उसको छोड़े थे, दादा दादी के पास वो रहती थी, माता पिता वो वहां पर रोज उसके साथ नहीं रहते थे, वो दूसरी जगह रहते थे और उनको नहीं मालूम था कि उनकी बेटी के साथ ऐसा कुछ हो सकता है, या इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी कि वो उनको नवाब सिंह के पास ले जा रही है, मिलाने ले जा रही है। ये जरूर उन्होंने स्वीकार किया है कि पीड़िता को नौकरी दिलाने की बात कही गई थी और उसी आधार पर उनकी जो बहन है, पीड़िता के पिता की बहन यानी वो बुआ जिसके बारे में हम लगातार वो सवाल कर रहे हैं, वो नवाब सिंह के पास ले गई थी। उत्कर्ष, ये जो पीड़िता की बुआ है ये फरार क्यों है और कहां फरार है, और पुलिस को उसके बारे में अभी तक क्या कुछ पता चल सका है? पीड़िता के माता पिता ने जो बुआ को लेकर बातें कही हैं वो क्या कही हैं? देखिए, बुआ को लेकर जो बातें कही वो मैंने अभी अभी आपको बताई कि पीड़िता के माता पिता ने जो कहा है, उन्होंने कहा कि भाई हमारी बहन ने ही भरोसा दिलाया था कि वो पीड़िता को नौकरी दिला देंगे। वो नौकरी नहीं दिलाई, लेकिन उसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है या ऐसा कुछ हो जाएगा, इसके बारे में उनको जानकारी नहीं थी। उसके बाद ये कहा गया कि जैसा आपने बोला कि बुआ को लेकर इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं, क्योंकि देखिए सबसे पहले जब वो पुलिस का वीडियो सामने आता है, उस वीडियो में बुआ ही सबसे पहले दे रही है और वो नवाब सिंह के पास बैठी हुई है। और उसके बाद उसके कुछ एक बयान सामने आए, जिन बयानों में उसने नवाब सिंह का पक्ष लिया। लेकिन उसके बाद जब मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता का बयान हुआ और पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दिया, जिस बयान के आधार पर इस पूरे मामले में रेप की धाराएं बढ़ा दी गई, उसके बाद से पीड़िता की जो बुआ है वो गायब है। और इसीलिए पुलिस को शक ये हो रहा है कि उसकी संलिप्तता भी इस मामले में है। वो लगातार, जैसे उसने पहले सामने आकर बयान दिया, नवाब सिंह का पक्ष लिया और उसके बाद पीड़िता के उस नाबालिग के मजिस्ट्रेट को दिए बयान के बाद वो गायब हो जाती है। पुलिस का ये मानना है कि पीड़िता की जो बुआ है वो इस मामले में संलिप्त है, वो इस मामले में सीधा सीधा जुड़ी हुई है, इन्वॉल्व है। और अब जब पीड़िता खुलकर अपनी बात कह रही है, पुलिस इस मामले की जांच बढ़ा रही है और ये मामला इतना हाई प्रोफाइल हो गया है, उसको गिरफ्तारी का डर है, उसको अपनी संलिप्तता के उजागर हो जाने का डर है। और चूंकि माता पिता भी यहाँ पहुंच गए और कुछ तथ्यों को वो भी सामने रख रहे हैं, इसलिए वो फरार हो गई है। कन्नौज पुलिस के सूत्रों के मुताबिक एक अलग टीम है जो पीड़िता की बुआ की तलाश में लगाई गई है और हो सकता है कि जल्दी वो भी पुलिस गिरफ्त में हमको दिखाई दे, क्योंकि कल तक वो ट्रेसेबल थी, वो मीडिया से बात कर रही थी, उसके बयान सामने आ रहे थे। तो वरुण कल तक तो सब कुछ पता था और पुलिस को ये लग रहा था कि वो लगातार बात कर रही तो यही होगी, लेकिन अचानक से जैसी पुलिस के मजिस्ट्रेट के पास पीड़िता को ले जाया गया तब से वो गायब है। ठीक है उत्कर्ष, एक सवाल मेरा ये है कि कॉलेज में सीसीटीवी कैमरे लगे थे, उनसे पुलिस को कुछ मिल पाया है क्या? देखिए, रविवार की देर रात को जो सीसीटीवी जहां स्टोर होता है, जिसको हम डीवीआर कहते हैं, उनकी छानबीन शुरू हुई है। एक केवल सीसीटीवी नहीं है, सीसीटीवी कई हैं और डीवीआर की फुटेज जो है वो कई घंटों की है, मतलब रियल टाइम फुटेज है। तो अगर 24 एक दिन का पूरा डीवीआर है तो 24 घंटे की फुटेज है, और अगर मान लीजिए 10 कैमरे हैं तो आपको 240 घंटे की फुटेज को देखना है। इसीलिए जांच शुरू हो गई है, ऐसा नहीं कि वो फुटेज नहीं मिले हैं, डीवीआर मिल गया है, पुलिस ने डीवीआर को जब्त कर लिया है। अब वो जो तमाम जो फुटेज होती है उसको एनालाइज करना शुरू कर दिया गया है, लेकिन घंटों की फुटेज है तो 24 घंटे के भीतर ये मुश्किल होगा ये कह पाना कि कोई मिल गया है। लेकिन ये जरूर है कि वो जो पुलिस सीसीटीवी के जरिए पता लगाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि देखिए आरोपी गिरफ्त में है, जो चीज मेरे ख्याल से सीसीटीवी के जरिए जिस चीज का मिलान हो रहा होगा, और जो पुलिस सूत्र भी हमको बता रहे हैं कि वो जो कहानी है कि कितने बजे आप आए, कैसे आए, क्या वहां पर कोई और भी था, पुलिस के आने से पहले क्या कोई और वहां से निकला है, या पीड़िता और पीड़िता की बुआ जब वहां पहुंचे तब कोई और पहले से मौजूद था और क्या वो निकला, और ऐसे व्यक्ति को फिर क्या गवाही में शामिल किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। सीसीटीवी की फुटेज खंगालने का मुख्य उद्देश्य यही है, और उसमें अगर कोई और ऐसी बात निकलकर सामने आती है जो तथ्यों में नहीं रही,
मान लीजिए कोई बीच में निकला, कोई और व्यक्ति भी इसमें शामिल रहा और वो पुलिस के आने से पहले वहां से चला गया, तो हो सकता है पुलिस की जो केस डायरी है उसमें क्वांटिफिकेशन आएगा। लेकिन अभी भी जो तमाम फुटेज हैं वो खंगाले जा रहे हैं। उसकी जो पूरी की पूरी फुटेजेस हैं उसको मिनट टू मिनट देखा जा रहा है, और इसलिए वरुण जो समय है वो ज्यादा लग रहा है। लेकिन पुलिस सूत्रों के मुताबिक अगले 48 घंटों के भीतर सीसीटीवी की रिपोर्ट जो है वो भी आ जाएगी। जरूरी होगा तो चीजें सार्वजनिक होंगी, लेकिन मुझे लगता है अधिकतर चीजें सार्वजनिक नहीं होंगी, वो हमारे सूत्रों के जरिए हम तक आएंगी। वो पुलिस की डायरी का ही हिस्सा बनेगी जो सीधा अदालत में पेश की जा सके। उत्कर्ष, इस मामले पर एक और सवाल है, आखिरी सवाल है। मौके पर पुलिस पहुंची थी, फॉरेंसिक की टीमें पहुंची थी, तो जो फॉरेंसिक की टीमें हैं उन्हें जांच में क्या कुछ मिला, और पुलिस इस मामले में क्या एक्शन ले रही है? क्योंकि खबरें ये हैं कि योगी इस मामले से बहुत ज्यादा नाराज हैं, खफा हैं, बड़े एक्शन की तैयारी हो रही है, तो पुलिस का क्या एक्शन अभी तक सामने आया है? फॉरेंसिक टीम को अभी तक मिला क्या है? देखिए, पहली बात तो इसमें एक चीज हमको जो ध्यान देनी है कि जो फॉरेंसिक टीम है वो 2 एंगलों से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। एक कि कोई जिसको हम बोलते हैं फिजिकल सबूत कि पीड़िता या नवाब सिंह या उसकी बुआ जो उस परिसर में मौजूद थे, और अगर इसके अलावा भी कोई था, तो मान लीजिए आपने कोई गहना पहना होता है, कोई भी चीज होती है, किसी तरीके का फिजिकल सबूत क्या उस परिसर में छूटा हुआ है, उसकी जांच मिल जाए, ताकि ये पुष्ट किया जा सके कि हाँ, जो एफआईआर में बात कही गई कि वो वहां मौजूद थे। सीसीटीवी के अलग अगर सीसीटीवी फुटेज में मान लीजिए कुछ नहीं मिलता, तो कम से कम एक तो वो स्टेब्लिश किया जा सके। दूसरा, कई बार ये होता है कि तरीके के भागने दौड़ने, जैसा पीड़िता ने कहा कि उसने वो उस दौरान वहां से भागी, उस दौरान ये होता है कि भागने दौड़ने के दौरान किसी तरीके की चोट, किसी तरीके की चीज को कोई चोट, या फिर वहां पर जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो तमाम चीजों को एविडेंस कलेक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और फॉरेंसिक टीम जांच इसीलिए कर रही है कि इस मामले के एविडेंस मजबूत की जा सके। जैसा आपने कहा, लखनऊ में शासन के स्तर पर यह साफ है कि महिला अपराध से जुड़े मामलों में हील हवाला नहीं होना चाहिए, और इसीलिए पुलिस अपनी केस डायरी को मजबूत करने के लिए, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज हो, चाहे वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हो, और मुझे लगता है 1-2 दिनों में जो डीएनए सैंपलिंग का काम है पीड़िता का और आरोपी का दोनों का, वो भी ले लिया जाएगा और वो भी सैंपल भेज दिया जाएगा मिलान के लिए। तो वो जो तमाम चीजें हैं वो इसलिए तैयार की जाती है कि सिर्फ एक गवाही पर या एक जो कहानी है, जो एक तथ्यात्मक कहानी रखी गई है, सिर्फ उसके आधार पर पुलिस अदालत पर ना पहुंच जाए और किसी तरीके के दांवपेच में पुलिस के केस कमजोर ना हो। अतिरिक्त तरीके से जो सपोर्टिंग सबूत होते हैं वो उस पूरे केस को सपोर्ट कर सके, उस केस को और मजबूत बना सके, इसलिए अलग अलग स्तरों पर पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।